प्रस्तुतिकरण। आज मैं आप लोगों को प्रस्तुतिकरण विषय पर बताऊंगा। प्रस्तुतिकरण, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन कहते हैं, एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पूर्व उसे किस प्रकार अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है, किस तरह से बताना है कि छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, इसके बारे में क्या क्या तैयारी करनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। प्रस्तुतिकरण, किसी अध्यापक को अध्यापन कार्य के लिए प्रस्तुतिकरण अति आवश्यक है। अध्यापक को चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितनी जानकारी हो, अगर उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है, तो वह अच्छी जानकारी बच्चों को नहीं दे सकता। प्रस्तुतिकरण करने से पहले एक अध्यापक को दो मुख्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए। उसको पूर्व में तैयारी करनी चाहिए, और वो तैयारी है दो, एक व्यक्तिगत तैयारी और दूसरा है तकनीकी तैयारी। अब व्यक्तिगत तैयारी में क्या क्या चीजें आती हैं? व्यक्तिगत तैयारी में सबसे पहले होता है अध्यापक का व्यक्तित्व। अध्यापक का व्यक्तित्व का क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सब स्थितियों का समायोजन ही व्यक्तित्व कहलाता है। इस प्रकार किसी अध्यापक को अध्यापन कार्य करने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले, उसको अपने व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा है वेशभूषा। अध्यापक को अध्यापन कार्य करने के लिए उसको अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वेशभूषा उसका चुस्त दुरुस्त हो, और कक्षा के अनुसार हो। कक्षा के अनुसार हो का तात्पर्य यह है कि आप शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं। शारीरिक, जैसा कि आप जानते हैं, शारीरिक शिक्षा में अध्यापन या शिक्षण का कार्य मैदान पर एवं कक्षा दोनों में किया जाता है। मैदान पर जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसकी वेशभूषा अलग होती है, और जो कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाता है उसकी वेशभूषा अलग होती है। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे कि मैदान पर जब एक शिक्षक या आप लोग स्वयं जब आते हैं अध्ययन के लिए, तब आपकी वेशभूषा अलग होती है, और जब आप कक्षा के अंदर आते हैं, सैद्धांतिक पढ़ाई के लिए आते हैं, तब आपकी वेशभूषा और अध्यापक की वेशभूषा अलग होती है। इसलिए अध्यापक को कक्षा में शिक्षण कार्य के लिए वेशभूषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वेशभूषा ऐसी हो कि वो देखने में अच्छा लगे, बहुत भद्दा ना लगे। वेशभूषा, अब अगर हम मैदान पर गए हैं तो हम प्रॉपर ट्रैक सूट में या किट में ही उपस्थित हों, क्योंकि वहां पे हम अगर लेदर के शूज और पैंट शर्ट पहन के जाएंगे तब हम वहां पे अच्छी तरह से कौशलों को नहीं बता पाएंगे। इसलिए एक अध्यापक को अपने वेशभूषा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाल बहुत बड़े ना हो, शेविंग होनी चाहिए। इस तरह से उसको अपने शरीर पर, अपने वेशभूषा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं अगले चरण पे। अगला है मौखिक विवरण। जब एक अध्यापक कक्षा में शिक्षण के लिए जाता है, तब उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस विषय वस्तु, जिस कौशल के बारे में छात्रों को बता रहा है, उसके बारे में पहले वो मौखिक विवरण दे दे। मौखिक विवरण देते समय कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले है आवाज। आवाज का तात्पर्य यह है कि हमेशा शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आवाज बहुत तेज ना हो या बहुत धीमी ना हो। तेज का तात्पर्य यह हो कि ऐसा न लगे जैसे वो चिल्ला रहा हो, और ये आवाज निर्धारित करती है कक्षा में छात्रों की संख्या पर। अगर छात्र अधिक है तो तेज आवाज में बोलना चाहिए, अगर छात्र कम है तो धीमे आवाज में बोलना चाहिए। कुल मिला के आवाज ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक छात्र तक शिक्षक की बात पहुंचे।
ऐसा ना प्रतीत हो कि शिक्षक चिल्ला रहा है और ऐसा भी ना प्रतीत हो कि शिक्षक बहुत धीरे बात कर रहा है, जो कि पीछे वाले छात्र तक उसकी आवाज नहीं जा रही है। आवाज, जो बातें वो बता रहा है, जो शब्द वो बोल रहा है, जो वाक्य बोल रहा है, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर अशुद्ध होगा तो शिक्षक जो है हंसी का पात्र बनेगा। और आवाज और वाक्य, शब्द सब स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। इस प्रकार जब अध्यापक मौखिक विवरण देता है तो उसकी आवाज में जो है वॉल्यूम उसका बढ़िया होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। कक्षा के सम्मुख स्थिति, अध्यापक की स्थिति। कक्षा के सामने मतलब छात्रों के सामने अध्यापक की स्थिति कैसे होनी चाहिए। अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश करता है, कक्षा में जाता है या कौशल सिखाने के लिए जाता है, तब उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। उसको अंदर से उसके अंदर डर नहीं होनी चाहिए कि वो कक्षा में जाएगा तो वो जो है कैसे बच्चों के सामने खड़ा होगा, कैसे बोलेगा। इस प्रकार वो कक्षा में जो है वो आत्मविश्वास लेके जाना चाहिए। कक्षा में जब अध्यापक जाए तो उसके वहां खड़े होने या बैठने की स्थिति जो है समुचित होना चाहिए। अर्थात अगर अध्यापक कक्षा में खड़े होकर कोई चीज बता रहा है, किसी विषय वस्तु पर ज्ञान दे रहा है, किसी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा है, तो उसको कक्षा में एक निर्धारित स्थान पे खड़े होना चाहिए। ऐसी जगह पे खड़े होना चाहिए जहां से सभी छात्र उसको जो है आसानी से देख सकें और अध्यापक भी सभी छात्रों को देख सके। हाथ पैर फालतू में नहीं चलाना चाहिए, चेहरे पर बार बार हाथ नहीं ले जाना चाहिए, इधर उधर खुजलाना नहीं चाहिए, हाथ पैर उल्टे सीधे जगह रखने नहीं चाहिए। एक सामान्य स्थिति में जो है आत्मविश्वास के साथ अध्यापक को कक्षा में रहना चाहिए। व्यक्तिगत साहित्य से तात्पर्य है कि अध्यापक जब भी कक्षा में जाए, प्रस्तुतिकरण से पहले उसे इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय वस्तु, जिस कौशल के बारे में उसको बताना है, जिस कौशल के बारे में छात्रों को जो है जानकारी देना है, अध्यापन कार्य करना है, उससे संबंधित साहित्य या सामान, उपकरण अवश्य उसके पास होना चाहिए। उसके पास कैलकुलेटर की अगर आवश्यकता है तो कैलकुलेटर होना चाहिए, नोटबुक की आवश्यकता है नोटबुक होना चाहिए, पेन की आवश्यकता है तो पेन होना चाहिए। इस तरह से इससे शिक्षण से संबंधित जो साहित्य है ये अध्यापक को पहले से तैयार रखना चाहिए। तो ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले इसको इस प्रकार की व्यक्तिगत तैयारी करनी पड़ती है। अब दूसरा है तकनीकी तैयारी। तकनीकी तैयारी क्या है? कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को कुछ तकनीकी तैयारी पर भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो कुशल ढंग से शिक्षण कार्य कर सके। सबसे पहले है तकनीकी तैयारी में कौशल का चुनाव। एक अध्यापक को, एक शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व उसे किस विषय वस्तु, किस कौशल के बारे में छात्रों को जानकारी देनी है, इस विषय वस्तु एवं कौशल का उचित ढंग से चुनाव कर ले। अर्थात कौशल एवं विषय वस्तु का चयन ऐसे करे कि वो अपने समयावधि में, अपने कालांश में उस विषय वस्तु और उस कौशल के बारे में पूरी से पूरी जानकारी दे दे, उसमें अधूरा कुछ ना रहे। इस प्रकार से चयन करना चाहिए कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसे विषय वस्तु का चुनाव करे, वो प्रस्तावना में ही उसका जो है कालांश खत्म हो जाए। इस प्रकार विषय वस्तु का चुनाव अच्छे ढंग से करना चाहिए। और कौशल ऐसा हो जब वो बताने लगे तो सरल से कठिन की तरफ, सरल चीज पहले बच्चों को बताए, छात्रों को बताए, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। इसी प्रकार ज्ञात से अज्ञात की ओर। छात्रों को जब अध्यापन कार्य करने लगे तो पहले उसे जो चीजें ज्ञात है छात्रों को प्रश्न करके पूछा जा सकता है कि जो छात्रों को ज्ञात हो, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जो उसको जानकारी नहीं, उस तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हमें जो है कौशल का चुनाव करना चाहिए। अब आता है तकनीकी तैयारी में दूसरा, शिक्षा साधनों का चुनाव। शिक्षा साधनों का चुनाव का तात्पर्य है जिसे हम कहेंगे
मैंने पूर्व में ही बताया था। टीचिंग एड्स का तात्पर्य हुआ शिक्षण सहायक सामग्री। कक्षा में या कौशल बताते समय शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण कार्य बहुत रुचिकर और अच्छा बन जाता है। छात्र बड़े रुचि से, ध्यान से उस विषय वस्तु को पढ़ते हैं। जैसे शिक्षण में किसी श्रव्य साधन की जरूरत है, दृश्य साधन की जरूरत है, चाक की जरूरत है, ब्लैक बोर्ड की जरूरत है। इन सब साधनों अगर किसी उपकरण की आवश्यकता है शिक्षक को, तो उसकी भी तैयारी पूर्व में कर लेनी चाहिए। अगर किसी इक्विपमेंट उपकरण की आवश्यकता है तो उस उपकरण को भली भांत चेक कर लेना चाहिए कि वो उपकरण भली भांत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोई कमी ना हो उसमें। कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षण कार्य करते समय जब उसकी आवश्यकता हो तो उस समय वो चले ही ना और हंसी के पात्र बने। इस तरह से शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री को भली बात चेक करके तब उसको कक्षा में जाना चाहिए। इसके बाद आता है शिक्षा पद्धतियों का चयन। एक अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले शिक्षा की पद्धतियों का भी चयन कर लेना चाहिए। उसको विषय वस्तु या कौशल बताने के पूर्व उस कौशल को किस प्रकार से बताना है। शिक्षा पद्धतियां मैंने पहले ही बताया, जैसे व्याख्यान पद्धति, मौखिक पद्धति, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन पद्धति। इस तरह से जो तमाम पद्धतियां हैं शिक्षण की, उन पद्धतियों में से पूर्व में चयन कर लेना चाहिए कि हमें जो है किस पद्धति से शिक्षण कार्य करना है। इससे जो है कक्षा में रुचि बनी रहती है, कक्षा में नियंत्रण रहता है और बच्चे रुचि पूर्वक उस विषय वस्तु और कौशल के बारे में ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अगला आता है कक्षा का संगठन, या हम ये कहें क्लास फॉर्मेशन। जब हम कक्षा में कमरे के अंदर जब अध्यापन कार्य करते हैं तो वहां क्लास फॉर्मेशन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। वहां पे कुर्सी मेज लगी होती है, छात्र बैठे होते हैं। लेकिन एक शारीरिक शिक्षक जब मैदान में किसी कौशल के बारे में बताता है तब वहां पे जो है क्लास फॉर्मेशन, कक्षा का संरचना अध्यापक अपने अनुसार तय करता है और यह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, दूसरा किस प्रकार के खेल का, किस प्रकार के कौशल को उसको बताना है। इस प्रकार जो है एक अध्यापक ये निर्णय करता है कि कक्षा में किस प्रकार छात्रों की जो है संरचना बनेगी। जैसे फाइल संरचना, अर्थात अगर छात्र ज्यादा है तो छात्रों की कई लाइनें बना दी जाएंगी, या हाफ सर्कल संरचना, सर्कल संरचना, अर्धवृत्त संरचना। ये तमाम संरचना की जो है छात्रों के लिए अध्यापक पहले से सुनिश्चित कर ले। इसके बाद है विषय प्रस्तावना। विषय प्रस्तावना का तात्पर्य है इंट्रोडक्शन। जब छात्र कक्षा में जाए तो उसको पहले विषय वस्तु या कौशल के पहले उसके प्रस्तावना के बारे में बताना होता है। प्रस्तावना में ही पूरे कालांश का समरी छिपा होता है। अगर प्रस्तावना अच्छी नहीं होगी तो कक्षा में शिक्षण कार्य अच्छा नहीं होगा। क्यों? प्रस्तावना में आकर्षक होना चाहिए, प्रस्तावना रुचिकर होना चाहिए, छात्र ध्यान से सुने और उन्हें ये लगे कि आज उनको कुछ नया सीखना है, इसलिए अधिक रुचि लेना चाहिए। प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। प्रस्तावना और उस विषय वस्तु की जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो नवीनता होनी चाहिए। इस प्रकार से अच्छे प्रस्तावना से ही एक अच्छा प्रस्तुतिकरण हो सकता है। अब अगला है विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु का संगठन का तात्पर्य यह है कि एक अध्यापक जिस विषय के बारे में, जिस कौशल के बारे में छात्रों को बताने जा रहा है, उस विषय वस्तु, उस कौशल के बारे में
अध्यापक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो उस पर अच्छी प्रस्तुतिकरण संभव नहीं हो सकेगी।